दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कारगिल वार की। कारगिल वार के अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनका कभी आंसर नहीं मिले। आज हम सारी चीजें बताएंगे, कारगिल वार के अंदर क्या डेफिशिएंसी थी, कारगिल वार के अंदर क्या कमियां थी और कारगिल वार क्यों हुआ, सारी डिस्कशन की जाएगी। सबसे पहले बात करूंगा कारगिल वार का के अंदर कहा जाता है इंटेलिजेंस फेलियर था, यानी कि आईबी, रॉ और डीएमआई, डिफेंस मिलिट्री इंटेलिजेंस, तीनों फेल हो गई। और उस टाइम पे एएस दुल्लत स्पेशल सेक्रेटरी थे रॉ के अंदर, जिनको आईबी से लाया गया था और वो देख रहे थे पाकिस्तान को, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कारगिल के ऊपर देखने की। अगर ये वार फेल हो गया तो दुल्लत को क्यों प्रमोट कर दिया गया, उसको चीफ बना दिया गया। फिर जो अरविंद दवे थे, जो रॉ के चीफ थे, उनको बना दिया गया गवर्नर। तो ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ कॉन्स्पिरेसी थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो बीपी मलिक, जो उस टाइम पे आर्मी के चीफ थे, उन्होंने कहा मैं तो कारगिल का हीरो हूं। आपने कहा कि मुझे एयरफोर्स की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से सैनिक मारे गए। फिर आपने जब वार स्टार्ट हुआ तो आपके पास बोफोर गन्स का मटेरियल नहीं था, उसके बम नहीं थे। फिर साथ में आपने कहा कि हमारे पास तो अटैक हेलीकॉप्टर नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यानी कि आपने चीजों पे ध्यान नहीं दिया, फिर आप बन गए कारगिल के हीरो। अगर कारगिल के हीरो है वो लोग हैं जिन्होंने कारगिल वार लड़ा और इंडिया को जितवाया, और साथ में वार के बीच में पोलैंड चले गए, बड़ा कैजुअली दिया उन्होंने और अपने आप को हीरो बनाते। और ये कहा जाता है कि बरखा दत्त वहां कैसे आई, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं। बरखा दत्त 26/11 के अंदर भी थी, यानी कि 9/11 के अंदर भी थी। बरखा दत्त कारगिल जोन के अंदर भी आ गई। और बरखा दत्त जब आई तो उसके पास सैटेलाइट फोन था, एक कश्मीरी मुस्लिम वो भी साथ में लेके आई थी, जिससे हमारी आर्मी को बहुत नुकसान हुआ। इसको भी डिस्कस करेंगे, कौन इसके पीछे था, और बहुत सी चीजें जो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं राजेंद्र खन्ना साहब से कहूंगा कि खन्ना साहब, आप तो बॉलीवुड के डायरेक्टर भी रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, बहुत सी आपने फिल्में बनाई हैं, आप हिस्ट्री को भी बड़े अच्छे से समझते हैं। आप मुझे पहले तो हिस्ट्री बताइए कि आपका कारगिल वार क्यों हुआ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। सारे आपके जो क्वेश्चन है, जो लोग सुनना चाहते हैं, उसके हम जवाब देंगे। हाँ खन्ना साहब बताइए। नमस्ते जी। देखिए कि कारगिल के बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत सा मटेरियल है, और पहले तो किताबें ही लिखी जाती थी। आजकल तो आपको पता है कि यूट्यूब चैनल्स इतने हो गए हैं, और उसके बाद में लोगों ने, जिन्होंने देखना है ना, उन्होंने अपना विवेक, अपना रैशनल यूज करना होता है। कौन सी चीज बिलीवेबल है, कौन सी चीज मनगढ़ंत है, कौन सी चीज जो है उसमें कई बार क्या होता है कि प्लांट स्टोरीज भी प्लांट होती हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, लोग दूसरों के ऊपर एक्यूज करते हैं। फिर कई लोग अपनी जो है बचाव में भी कई कुछ उसमें जो है वो फालतू का जो फैब्रिकेट कर करके लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो देखने वाला है, जो हमारे जिसके लिए हम ये सब बना रहे हैं, उसको ये तय करना है कि कौन सी चीज जो है वो क्रेडिबल है, कौन सी नहीं है। तो मटेरियल तो बहुत था कारगिल के ऊपर। आज जो मेरा इसमें जो एक बात करने का जो सबसे बड़ा एक उद्देश्य है वो ये है कि, और जरूरी है बड़ा ये लोगों के लिए जानना भी, कि कारगिल के पीछे कारण क्या था। उद्देश्य तो उन्होंने बड़े स्पष्ट कर दिए, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। उसके पीछे जो कारण, देखो, पाकिस्तान की आर्मी जो है कोई भी काम यूएसए की मर्जी के बिना, उनको बताए बिना कर ही नहीं सकती। 1947 के बाद में ये बात पकड़ के चली है। जैसे ही अयूब खान वहां पर मिलिट्री डिक्टेटर बना था पाकिस्तान में, तो 1958 में तो उसने सत्ता छीन ली। उससे पहले वो आर्मी चीफ था। ये सीधा बैठा था जाके यूएसए की गोद में। तब से लेकर के आज दिन तक पाकिस्तान की आर्मी के अंदर उनकी पूरा नेटवर्किंग जो है ना, वो सीआईए की है। सीआईए की मर्जी के बिना कोई काम वहां पर नहीं होता। अब जब मैंने इसकी डिटेल में जाने की कोशिश की कि भाई 1999, अब जो वहां का चीफ अपना ये प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ को बताए बिना, और ये सच्चाई है कि नवाज शरीफ को कारगिल ऑपरेशन के बारे में नहीं पता था, मैं बाद में उसकी बात करूंगा, उसको बताए बिना ये कॉन्स्पिरेसी हैच कैसे कर ली गई थी। देखिए ये सेम प्लान जो था ना, जब बेनजीर भुट्टो भी वहां पर प्राइम मिनिस्टर थी, उसके पास भी ये लोग लेकर गए थे। उसने क्लियर मना कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि इससे जो वॉर है फैल जाएगी, और पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि भारत के साथ में कन्वेंशनल वॉर लड़ सके। ये बात उसने उसको बोल करके उसको रिजेक्ट कर दिया था। नवाज के पास ये लेकर नहीं गए थे, क्योंकि उससे पहले प्लान रिजेक्ट हो चुकी थी। अब इनको पता था कि अगर हम ये प्लान लेके जाएंगे नवाज के पास में, वो इसको उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक देगा नवाज शरीफ। तो मुशर्रफ ने यह तय किया
कि भाई ये जो प्लान हमने कारगिल का बनाना है, पहले तो मैं प्लान की बात करूंगा, प्लान बनाना है बना कैसे, और बाद में उसके बेसिक उसके जो ऑब्जेक्टिव थे, मिशन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। उसने चार, उसने जो टोटल जनरल थे जिनको उसमें कॉन्फ्रेंस में लिया, एक उनका वहां पर उनको उस वक्त, आजकल जो गिलगित बाल्टिस्तान को वो कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज कहा करते थे, वहां का कोर कमांडर था जनरल महमूद, उसको लिया क्योंकि उसका इलाका पड़ता था वहां कारगिल में। फिर वहां पर उसने जावेद हसन, मेजर जनरल जावेद हसन था, उसको साथ में लिया। फिर उनका चीफ ऑफ स्टाफ था जनरल अजीज, ये था, और खुद मुशर्रफ। इन्होंने पूरा प्लान हैच किया था। अब इसमें से एक आप बैकग्राउंड समझिए, इसकी जावेद हसन की बैकग्राउंड क्या थी। जावेद हसन जो था वैसे तो आर्मर्ड कॉर्प्स में से था, लेकिन उसको कहा जाता था द जनरल विद द ब्रेन पाकिस्तान आर्मी में, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रेटेजिस्ट था। उसने एक पेपर भी वहां पब्लिश किया था, वो था इंडिया फ्रॉम सोशल एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव। उसको एज ए पॉलिसी डॉक्ट्रिन उस वक्त वहां पर लिया जाता था आर्मी में। जावेद हसन की ट्रेनिंग जो है वो बाद में कई साल तक वो आता जाता रहा यूएसए में। तो जो यूएसए में जो उसका जाना आना था वो इसी तरीके तरफ जो है वो इशारा करता है कि ये जब प्लान बनी थी, और उसको शामिल भी इसलिए किया गया था कि यूएसए की टेसिट जो सपोर्ट जो थी उसके मार्फत वहां थी, और यूएसए को मैसेज जा चुका था कि ये ऑपरेशन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। और यूएसए कभी भी, देखिए कई कारणों से वो नहीं चाहता कि हमारे बीच में पीस प्रिवेल हो। पीस प्रिवेल होने वाली थी, पीस प्रिवेल होने वाली थी, क्योंकि जो था वहां पर 1999 फरवरी में पहले से ये तय हो चुका था कि वाजपेयी साहब यहाँ से एक बस लेके जाएंगे लाहौर, वो उसको शांति बस के तौर पे जो है वो कहा जाएगा, और नवाज शरीफ वहां पर उनको रिसीव करेंगे। और उसमें से सबसे बड़ी बात, एक पाकिस्तान में एक बहुत जबरदस्त एक गलत फहमी थी कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, और उसको सिंबॉलिक तौर से वो बात को वहां पर एक संदेश देना चाहते थे वाजपेयी जी कि नहीं, आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, इस बात में सच्चाई है, और आगे के लिए बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ लड़ें, एक दूसरे की तरक्की में हम जो है वो रोड़ा अटकाएं, तो हम क्यों ना, क्योंकि दुनिया में आज भी एक बात मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिकली आल्सो ज्योग्राफिकल जो जिस तरह से हमारी बाउंड्री है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हम हो सकते हैं ना, दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये कुदरत का कानून था। क्योंकि दरिया थे वो बंट गए हमारे, कुछ पैदावार वहां होती थी जो हम कर सकते, हम इंडस्ट्रियली बहुत आगे हैं, सर्विस सेक्टर में बहुत आगे हैं, उनकी हेल्प हो सकती थी, ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त वहां हो सकती थी। और उस बात को नवाज शरीफ समझता था, क्योंकि नवाज शरीफ जो था ना वो व्यापारी फैमिली में पैदा हुआ था, उसको इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट था कि हम लोग अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करें, दोनों कंट्रीज की ग्रोथ हो। और उसके साथ में वो वाजपेयी साहब जब वहां गए तो मीनारे पाकिस्तान, लाहौर में एक जगह है उसको मीनारे पाकिस्तान ऐसा था 1940 में, जब मुस्लिम लीग ने रावी नदी के किनारे एक अधिवेशन किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी। तो जिस जगह पे वो अधिवेशन हुआ था उसी जगह पे मीनारे पाकिस्तान आज बना हुआ है। तो मीनारे पाकिस्तान वाजपेयी साहब गए, और उसका एक सिंबॉलिक जो था महत्व ये था कि हम पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो इससे बड़ा कोई जो डिटेंट जिसको बोलते हैं, इससे बड़ा कोई दोनों मुल्कों के रिलेशन में जो शांति की एक प्रक्रिया पैदा हो नहीं सकती थी। ये सारी बातें जो हैं ये उधर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी पता थी, सारी बातें उनके मार्फत से यूएसए को भी पता थी, ओपन सीक्रेट था। अब उन्होंने इसको जो है सैबोटेज करने के लिए, क्योंकि फरवरी में इन्होंने आना था, तो होता यह है कि कारगिल की जो हाइट्स हैं ये हमारा उनके साथ में एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग थी, जितने भी वहाँ की चोटियां थी वहां पर, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बाद में इतनी भयंकर बर्फबारी होती है, -40-50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो उसमें ये था कि भाई हम अपनी वहाँ की पोस्ट वेकेट करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका फायदा उठाते हुए ने जो हमारी वेकेटेड पोस्ट थी उसमें मुशर्रफ ने ये जो हमारी फरवरी में उनके साथ वार्ता हुई उससे पहले उसको सैबोटेज करने के लिए इन्होंने पहले से ही अपने बंदे वहां पर बिठा दिए थे। और वो बंदे कौन थे
क्योंकि नॉर्मल जो मुजाहिदीन वहां पर थे वो इतने ट्रेंड नहीं होते। मुजाहिदीन मतलब क्या है कि उसकी इंडोक्ट्रिनेशन जो होती है वो आइडियोलॉजिकल होती है, वो मदरसों में होती है, मकतबों में होती है, उनके ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर होती है, और थोड़ी बहुत ही उनको आम ट्रेनिंग दे दी जाती है कि भाई AK-47 कैसे चलाना है, रॉकेट लॉन्चर कैसे चलाना है, इस टाइप की ट्रेनिंग उनके पास में होती है। स्टिंगर मिसाइल फायर करने की उनके पास में ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, जो वहां पर कारगिल में बाद में इस्तेमाल हुए। तो ये सारी चीजें वो ऑर्डिनरी बंदे हैं। इन्होंने ये देखा कि अब वहां पर हमने इन्फिल्ट्रेशन करनी है, इंटरनेशनल नजरों से हट करके करनी है। हम बताना भी नहीं चाहते कि हमारी आर्मी जो है वहां जाकर के उसने ऑक्यूपाई कर लिया इंडिया की जो वेकेटेड पोस्ट थी। तो इन्होंने क्या किया कि उनको वर्दी, सादी वर्दी में, सलवार कमीज में, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, ये पाकिस्तान की जो है एक डिवीजन, जो वो उन्हीं लोगों से मैंड है जो उन इलाकों के रहने वाले हैं, नॉर्दर्न इलाकों के जो लोग रहने वाले हैं ना, स्कार्डू है जैसे, उसके बाद में आगे आप देखो ये गिलगित है, या उसके नीचे के कुछ वहां के सब लोगों को मिला करके जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है, ये वहां के एक्लामिटाइज लोग हैं। इनके लिए 10,000, 15,000, 20,000 फुट की जो है हाइट पे चढ़ना जो है मामूली बात है, क्योंकि वहां के लोग रहते हैं ना लगातार, ये इनके लिए उनको कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं। तो वो वहां के ट्रेन लोग हैं और उनके ऊपर से उनको पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग है। सरवाइव कैसे करना है आपने वहां पर, अगर अक्टूबर नवंबर में जाके ऑक्यूपाई करना है, तो जब तक इंडिया डिटेक्ट करता है, क्योंकि इंडिया तब डिटेक्ट करेगा जब वापस से वो पोस्ट जो है ऑक्यूपाई करनी है इंडिया ने, तो इतने महीने आपने वहां पर सर्वाइव भी करना है। तो उसके लिए सर्वाइवल की जो टेक्निक्स हैं वो तो जो ट्रेंड ट्रूप्स उनके पास है, आम आदमी के पास में नहीं है। क्या खाना जाएगा उसके लिए वहां पे, कैसे बनाएंगे, हथियार कैसे जाएंगे, एम्यूनिशन कैसे जाएगा, और उसकी सप्लाई लाइन कैसे। देखिए ये तो आर्मी वालों को सबको पता है कि एम्यूनिशन, आप वेपन्स तो चलो दे देंगे कोई भी, लेकिन उसके लिए एम्यूनिशन जो है ना वो आपको लगातार चाहिए, और उसकी सप्लाई लाइन चाहिए जो है। ये सारी सिस्टम उसने, मुशर्रफ ने वहां पर बिठा दिया था और ऑक्यूपाई कर लिया था। वो तो बाद में जब आप मजे की बात देखिए, मैं आपको बताऊं, लोगों ने उस वक्त, मीडिया ने इस बात को पॉइंट आउट भी किया था, जब वाजपेयी साहब बस लेकर के गए थे वहां पर लाहौर में ना, और जफी डाल रहे थे नवाज शरीफ के साथ में, आर्मी जनरल का जो है एक प्रोटोकॉल होता है कि विजिटिंग डिग्नेटरी को वो सल्यूट करे। मुशर्रफ ने नहीं किया था, उसको सल्यूट उनको नहीं किया था, ठीक है। अब ये सारी बात तो हो गई कि उसके पीछे ये 100%, और यूएस के मोटिव बड़े क्लियर थे कि यूएस को देखिए, उनको आप देखोगे तो उनको सारी दुनिया में जो है कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना है। इंटरफेयर करने के लिए उनके पास बहुत हैवी आर्मी चाहिए, आर्मी को सस्टेन करने के लिए उनको इकोनॉमी चाहिए। आज इकोनॉमी में उनके पास में सबसे बड़ा जो चीज है उनकी जो है वो वेपन इंडस्ट्री है सर, सबसे बड़ी, क्योंकि छोटी मोटी चीजें तो चाइना छीन के ले गया ना उनसे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे। देखो खन्ना साहब, यूएस जो है 46% अपने डिफेंस के इक्विपमेंट बेचते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में 46% यूएस के इक्विपमेंट बेचते हैं, तभी वो नहीं चाहता कहीं पे पीस हो। बिल्कुल। अच्छा, अभी यहाँ था कि भारत और उसके बीच में किसी भी प्रकार से कोई हमारी जो है पीसफुल प्रक्रिया ना शुरू हो सके, यूएस का ये मोटिव बड़ा क्लियर था। पाकिस्तान आर्मी का जो था वो दो मोटिव थे। एक तो क्या है कि पाकिस्तान आर्मी के इंटरेस्ट में है कि कॉन्फ्लिक्ट रहे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा अगर भारत और पाकिस्तान के बाद, उनका सर्वाइवल नहीं है वहां पे, क्योंकि भूखा कंट्री है ना। आज वो बजट का सबसे बड़ा बिग चंक जो है लायंस शेयर खींच के ले जाते हैं उस भूखे नंगे कंट्री से, सिर्फ हिंदुस्तान का डर दिखाकर ना वहां पे। तो वो डर बना रहे, और उनका जो अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है बना रहे। वो आपको पता है कि वहां पर एक आदमी कर्नल रिटायर होता है तो उसको कितनी जमीन दी जाती है, ब्रिगेडियर को कितनी दी जाती है, मेजर जनरल को कितनी देते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल को। तो ये सारी जो है उनकी तय है कि कॉर्नर प्लॉट उनको वहां पर दिए जाते हैं। तो उनका अपना सेल्फिश जो है ना एक इंटरेस्ट है वहां कि आपस में हमारी चलती रहे। दूसरा उनका ये था कि देखिए ये अपना आप जब कश्मीर वैली को, जो लद्दाख का जो इलाका है ना, वो जोजिला पास बीच में एक आता है। अभी आजकल टनल बन रही है, उस जमाने में टनल भी, उस जमाने तो जोजिला पास को पास करने में ही आदमी की तेल, मतलब ऐसा था कि सर्दियों में तो पूरी बर्फ है
और एकदम से साहब वो सांप-सीढ़ी जैसे सड़कें हैं, तो कैसे आजकल टनल बन लगभग अभी तैयार हो गई है। तो ज़ुजीला पास के आप आगे जाते हो ना, तो उसमें सारा लद्दाख का क्षेत्र आ जाता था। लद्दाख के क्षेत्र में इन्होंने सारी पहाड़ियां जो है ना, यहाँ से आगे द्रास के आगे बतालेक, ये सारा इलाका इन्होंने आगे तक पोस्ट जो कवर कर ली थी। पहाड़ियां ऊपर है, नीचे से जो सड़क जाती है अपने कश्मीर वैली के सोनमर्ग से आगे तक ले तक, ये सड़क को ऊपर से ओवरलुक करते थे, ठीक है ना जी। वो उस चीज को उन्होंने कि हम वहां से कट जाएं, और क्योंकि ये ऊपर बैठे होंगे तो वो काटने की भी दो चीजें थी कि एक तो सियाचिन जो है वो इन पे इनका कब्जा हो जाएगा, नीचे सप्लाई नहीं जानी। दूसरा, हम लेह तक भी नहीं जा पाएंगे। और तीसरा, चाइना, जब हम वहां से सप्लाई लाइन ही नहीं कर सकते तो अक्साई चीन जो है वो तो चाइना सीधा सीधा हमारे यहाँ पर दौलत बे गोल्डी और बाकी जो हमारा जहाँ भी गलवान में जो क्लैशेज हुए, ये सारी जगह आकर बैठ जाएगा। तो ये इनका थ्री पिंसर मूवमेंट थी उस वक्त, जो इन्होंने जिसके वजह से काम किया था। और एक डिमॉन्स्ट्रेट भी किया, मैं आपको बताऊं, इन्होंने कारगिल के वार के शुरू के फेज में ऊपर बैठे हुए इन्होंने हमारे उसमें से जितनी मिलिट्री सप्लाई जाती थी ना, सब इन्होंने सप्लाई उड़ाई, और एक हमारा एम्यूनिशन डंप भी इन्होंने वहां पर उड़ा दिया था, बिकॉज दे कुड ओवरलुक फ्रॉम द हायर पोस्ट ऑफ कारगिल। तो ये सब चीजें थी। अब आपने बहुत ज्यादा इस चीज में स्टडी किया है, मैं चाहता हूं आप भी जरा जरा रोशनी डालिए इसके ऊपर। आपके क्या अनुभव रहे उस वक्त, आप RAW में थे, कि किन किन चीजों के ऊपर हमारी कमियां रह गई, तो कृपया आप जरा लोगों को इसके ऊपर रोशनी डाल के बताइए। हाँ ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पे चाहूंगा कि हम इसके दो पार्ट बनाएं। अब ये सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या कमियां थी हमारी और कैसे हमको इसको रिजॉल्व करना चाहिए था, और इसके ऊपर हम खन्ना साहब से कहूंगा, खन्ना साहब क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं।